करने के लिए है, भारत का भविष्य संवारने के लिए। तो इसमें सब लोग एक साथ क्यों नहीं आ सकते? बाटी जी। नहीं, मैं बिल्कुल उसी विषय पर मैं बोलना चाह रहा था आपके बिना सवाल के। नीति आयोग की मीटिंग के विवाद को लेकर जो राहुल देव जी ने बोला, बहुत ही संतुलित और बहुत सारगर्भित बात उन्होंने कही कि इस तरह के विवाद से देश का नुकसान होगा, इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि सुधार सत्ता पक्ष को भी करना पड़ेगा, विपक्ष को भी करना पड़ेगा। लेकिन शायद आप सब लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सुधार की शुरुआत सत्ता पक्ष को ही करनी पड़ेगी। सुधार तो दोनों को करना है, लेकिन शुरुआत सरकार को करनी पड़ेगी। माननीय मोदी जी की जो कार्यशैली है, जो उनका काम करने का तरीका है कि वो तमाम विपक्ष को हर समय अपमानित करते रहते हैं, कोई मौका छोड़ते नहीं विपक्ष को अपमानित करने का। वो जिस राज्य में, गैर भाजपा शासित राज्य में जाते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री को अपमानित करके आते हैं, उन पर बड़े आरोप लगा के आते हैं। अगर भाजपा शासित राज्य है तो वहाँ विपक्ष के नेताओं को अपमानित करके आते हैं। अभी गृह मंत्री महाराष्ट्र गए तो शरद पवार इतने वरिष्ठ और सीनियर नेता हैं, सम्मानित, उनके बारे में पता नहीं क्या क्या अनर्गल प्रलाप करके आए। उससे पहले गए थे, उनके भतीजे के बारे में बोल के आए थे, भतीजे को फिर बीजेपी में ले लिया। तब तो वो सबसे भ्रष्टाचारी नंबर 1 अजीत पवार था उस समय। तो अब अजीत पवार बीजेपी में आ गए, उप मुख्यमंत्री बन गया, अब भ्रष्टाचारी नंबर 1 शरद पवार हो गए। तो ये जो बीजेपी की कार्यशैली है, विपक्ष के नेताओं को इन्हें सम्मान देना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था। दूसरी सरकारों में, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, यूपीए की रही हो, चाहे राष्ट्रीय मोर्चा की रही हो, उन सरकारों में विपक्ष के नेताओं को भी सम्मान दिया जाता था, उनकी बात सुनी जाती थी। अब नहीं सुनी जाती से सलाम ये आपका कहना है। राहुल देव जी अपमानित करते हैं, सुनना तो दूसरी बात है। समझ नहीं आ रही है। मैंने वही बात, अभी वही बात हो रही है, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। सुधांशु जी आ रहा हूं। आयोग इसी के लिए बना है क्या? ओके संजय जी, बनाया तो उसका सारा चार्टर बदल दीजिए। मैं आपका पॉइंट समझ गया कि ये लोग भूत में है कि पास्ट में ऐसा हुआ था तो हम भी ऐसे करेंगे, भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा। पॉइंट टेकन। अब बाकियों का टर्न है सर। एंडिंग कमेंट्स राहुल देव जी, संजय जी थैंक यू। राहुल देव जी, देखिए, जहां तक मुझे याद है, एक बहुत बड़ा अंतर योजना आयोग और नीति आयोग में ये है कि योजना आयोग में हर साल सभी मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश के प्लान्स और योजनाएं लेकर आते थे। उनकी योजना आयोग के विशेषज्ञों से, सदस्यों से बैठकें होती थी, एक ज़रूरतों पर चर्चा होती थी और वहाँ पे कुछ समाधान, एक संवाद होता था विकास पर। अभी नीति आयोग में मेरी जानकारी में कोई उस तरह का रेगुलर कंसल्टेशन जिसको कहते हैं मुख्यमंत्री और केंद्र के ऐसी एक प्लानिंग बॉडी के बीच में उस तरह का नहीं होता। योजना आयोग को यह अधिकार था, एक तो वो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, पर्सपेक्टिव प्लान्स बनाता था, और फिर वो राज्यों को विकास योजनाओं और बजट का आवंटन भी करता था। उस आवंटन से पहले और उसके बाद भी लगातार राज्यों और मुख्यमंत्रियों से उसका कंसल्टेशन चलता रहता था। अभी नीति आयोग से वो अधिकार ले लिया गया है। वो ना तो कोई बजट दे सकता है, ना कोई आवंटन कर सकता है राज्यों को, ना उनके साथ नियमित मुख्यमंत्रियों से, वित्त मंत्रियों से संवाद की कोई व्यवस्था है जहां पर वो अपनी गंभीरता से केंद्र के साथ और अपनी आर्थिक विकास की ज़रूरतों पर बात कर सकें, अपनी मांगें रख सकें। एक ये मैं मोटा अंतर समझता हूं। यहाँ पर सुधांशु जी भी बैठे हैं और विद्वान लोग बैठे हैं, शायद वो ज़्यादा होता है। पॉइंट टेकन सर। सतीश जी एंडिंग कमेंट्स। एंडिंग कमेंट यही है कि जितना आप लोग मोदी जी और ममता जी को बहुत दूर दूर बताते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। पहला तो ये है, अच्छा, दोनों थोड़ा व्यक्तिवादी मिजाज के हैं, तो इतना आप लोग दूरियां मत देखें। एक दूसरी बात, अभी संजय जी कह रहे हैं कि योजना आयोग तो इस काम के लिए, इस काम के लिए, और संसद के बारे में बोल रहे हैं। अरे भाई, संसद को क्यों उससे आप हटा रहे हैं? संसद बहुत सर्वोच्च सदन है, उनका भी देश के विकास में बहुत सबसे बड़ा योगदान है। अगर संसद नहीं है तो ये क्या है योजना आयोग, ये क्या कहते हैं, ये नीति आयोग कुछ नहीं है, फिर तो वो कुछ नहीं है। और इसमें क्या होता है ना कि हम लोग इसी पे उलझते रहते हैं। देखिए, व्यक्तिवादी अप्रोच नहीं। देखिए, हम मानते हैं बीजेपी जो क्या है ना, वो भूत से बहुत प्रभावित रहती है, भूत, अतीत। अगर आज कोई गलत काम हो रहा है तो बोले कि अच्छा जी 1973 में फलाने ने ऐसे किया था, 1934 में ऐसे हुआ था। ये तरीका ठीक नहीं है। इंडिया इज ए कोएलिशन,
और आपको सबको लेके ही साथ चलना पड़ेगा, लेकिन राजनीति के कुर्सीकरण के वजह से सेलेक्ट हिट एंड मिसेज है। सुधांशु जी, एंडिंग। समस्या क्या है कि विपक्ष इस समय 99 के उत्साहात्मक रेक में और उच्छृंखलता में इस कदर फंसा हुआ है। बिल्कुल सही बात कही गई, सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी है, पर मैं ये भी पूछना चाहता हूं विनम्रता से, हम जब विपक्ष में थे, अभी राहुल गांधी जी दिखाए जा रहे थे ना, जिसमें बिट्टू जी और चन्नी जी के बीच में लड़ाई होने जा रही थी, ऐसे ऐसे हाथ कर रहे थे, वो तो राजनाथ सिंह जी ने जाकर बिट्टू को पकड़ा, अन्यथा सदन में हाथापाई हो जाती। विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, हमारे किसी नेता प्रतिपक्ष ने कभी ऐसे तनावपूर्ण मुद्दे में अपने लोगों से कहा हो जाओ जाओ? सुषमा जी, जेटली जी, जसवंत सिंह जी, अटल जी, अडवाणी जी, किसी ने जाके प्रधानमंत्री से गले मिलकर अपनी सीट पर बैठ के आंख मारी हो तो बताइए? इनके फ्लोर लीडर्स ने किताब फेंकी है राज्यसभा के चेयरमैन के ऊपर, जिसमें संजय सिंह जी, डेरेक ओब्रायन ये शामिल थे। हमारे किसी नेता प्रतिपक्ष ने वेल में भी आया हो तो बताइए? मल्लिकार्जुन खड़गे जी वेल में आ गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, मर्यादाओं को ध्वस्त करने का जो आचरण है, ये फिर मैं अंत में जहां मैंने बोला तो वहीं समाप्त कर रहा हूं, ये बीजेपी से लड़ने के लिए नहीं है, ये एक दूसरे से वोट छीनने के लिए है, जिसमें दिखाना है कि मैं ज्यादा बड़ा लड़ैया हूं और मेरा वोट दूसरा लेके ना चला जाए। इसीलिए ममता जी ने अलग लाइन ली, अलग ट्रैक्शन लिया, कांग्रेस अलग ट्रैक्शन लेती है। जहां पर कांग्रेस बायकॉट करती है वहां दूसरे दल नहीं करते, दूसरे करते वहां ये नहीं करते। तो ये वोटों की आपसी लड़ाई में देश की संस्थाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है। देश की संस्थाओं के साथ अन्याय। लेकिन एक बात जो संजय जी ने कही, मैं संजय जी के पास नहीं, लेकिन मैं उस पर, क्या नीति आयोग में या कोई, जैसे राहुल जी ने कहा नीति आयोग की पावर्स ले ली हैं सुधांशु जी, और मैं फिर ये एंड कर रहा हूं कि यार नीति आयोग की पावर ले ली इसलिए वो कह रहे कुछ है ही नहीं, तो चलो भैया जाके लड़ाई कर लो या फिर जाके पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स ले लो। इज दिस द रियलिटी सुधांशु जी? सुधांशु जी, अगर उनकी बात में यह बात होती ममता जी को, तो वो बैठ के कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती थी कि नीति आयोग में यह विषय नहीं रहने लायक, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। यहां आने के बाद बाहर निकल के भी मुद्दा ये ना कह के मेरा माइक बंद कर दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया, इसका अर्थ हो गया कि जो तथ्यात्मक बातें हैं वो न करके राजनीतिक बातें करना ही उद्देश्य था। संजय जी क्या कह रहे हैं? आपका पॉइंट तो मैं समझ गया कि भाई भविष्य की बात करो, भूत में मत अटके रहो। क्या कह रहे हैं संजय जी? नहीं, पर तो उसी की तो बात है नहीं। मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट ने ही तो नीति आयोग के गठन किया हुआ है ना, पार्लियामेंट के कारण। ये पार्लियामेंट तो सुप्रीम है सब जगह। अब पार्लियामेंट में सारे काम तो नहीं हो सकते। अच्छा, सतीश जी को जवाब दे रहे हैं। खाली विकास का काम नहीं, वहाँ पे डिफेंस का काम भी है, फॉरेन पॉलिसी भी है, 50 चीज़ है। नीति आयोग जो है वो खाली ग्रोथ की बात करता है, विकास की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है, विकास की बात करता है। इसका मतलब दर्शकों आपकी बात करता है, जनता को जो चाहिए, संजय जी समय कम है अब, जनता को जो चाहिए उसकी बात करता है। इसलिए सुधांशु जी ने कहा कि अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो ममता जी क्यों आई, लेकिन सतीश जी की वो बात शायद सुधांशु जी उस पर थोड़ा किनारा कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं कि इतनी दूरी है नहीं जितनी दूरी दिख रही है ममता जी और बीजेपी में। सतीश जी ने तो कहा खुल के, सुधांशु जी ने उसका क्लियर काउंटर नहीं किया। नहीं, जवाब क्या? मैं एक लाइन बोल दूं? बोल दीजिए, बोल दीजिए, एक लाइन बोल दूं? बोल दीजिए। ऐश्वर्य जी, जो सतीश जी ने कहा कि मोदी जी और ममता जी में उतनी दूरी नहीं दिख रही है, इसका मैं उल्टा बोलूं, ममता जी और कांग्रेस में उतनी नजदीकी नहीं है जितनी दिख रही है। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।